हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का फर्स्ट लेसन करेंगे जो है द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हम लोगों ने ब्रिटिश पावर के बारे में बहुत सुना है कि भारत में अंग्रेज़ों का राज था, कई सालों तक, कई 100 सालों तक उनने हम पे राज किया। कैसे आए, एकदम से आके वो कैसे राज करने लगे, तो ये सारा अब हम अपने इस लेसन में जानेंगे। आफ्टर द इन्वेंशन of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflict. The vast resources of India had been a source of attraction to many clans and invaders. अब जब अलेक्जेंडर ने भारत की खोज कर ली थी, उसके बाद भी भारत का जो इतिहास है उसमें काफ़ी युद्ध और संघर्ष हमको देखने को मिलता है। भारत के जो सोर्सेज रहे हैं और भारत की अपनी जो संपदा रही है उसने काफ़ी बाहरी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। द साकास, द हुनास एंड द मंगोल्स इन्वेंशंस आर सम एग्जाम्पल्स। तो जैसे मंगोल्स हुए, साकास हुए, इनको भी भारत ने अपनी तरफ आकर्षित किया अपनी संपदा की वजह से। सम ऑफ दीज इन्वेडर्स ईदर रिटर्न आफ्टर देयर डिफीट और बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय इंटरमिंगिंगली इन सोशियो कल्चर लाइफ। इनमें से कुछ जो इन्वेडर्स थे, कुछ जो घुसपैठिए थे और कुछ जो लोग थे, या तो वो हार के चले गए और या वो यहीं के होके रह गए, यहाँ के सोशो कल्चर पार्ट में इन्वॉल्व हो गए। द मुगल्स एस्टेब्लिश्ड अ माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो मंगोल्स थे, मुगल्स हम जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य ही यहाँ पे स्थापित किया भारत के नॉर्थ में। During the Mughal rule, many conflicts arose between Mughals Rajput, Mughals Sikhs and Mughals Maratha। और उनके समय में काफ़ी सारे युद्ध हुए। किन किन से होते थे इनके युद्ध? इनके युद्ध अक्सर राजपूतों से, सिख से और मराठा से होते थे। After the establishment of Mughal power, many European powers came to India। मुग़ल पावर का भारत में स्थापना होने के बाद में काफ़ी यूरोपियन पावर्स जो थे वो भारत में आए। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर द पोर्चुगीज़, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। और उन सब में से जो प्रमुख थे वो थे आपके पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज अमंग देम फॉर ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड फॉर द कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर। और इनमें अक्सर झगड़े, युद्ध होते रहते थे। पहले तो व्यापार को लेके होते थे, उसके बाद में राजनीतिक पावर को लेके होने लगे। अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर पावर आफ्टर साइनिंग पैक्ट्स विद द इंडियन रूलर एंड एस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर देम। और फाइनली इतने सारे डचेज़ ने, पोर्चुगीज़ ने, फ्रेंच ने आपस में युद्ध किए, तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली निकल के आए वो थे ब्रिटिश, जिन्होंने पैक्ट साइन करा के इंडिया पे भी अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर लिया। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। द पीपल ऑफ इंडिया actively took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year 1947। अब जब ब्रिटिशर्स ने भी भारत पे कब्ज़ा किया तो भारत के लोगों ने भी उनसे संघर्ष किया और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में भारत को फाइनली स्वतंत्रता मिली 1947 में। इन कमिंग चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। The arrival of the European companies to India. Some major happenings in Europe in 15th century। यूरोप में 15th सेंचुरी की कुछ जो प्रमुख घटनाएं थीं: टर्क्स कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, रेनेसांस रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज रिलेटेड टू द फैसिनेशन इन द आइज ऑफ यूरोपियन towards India and the Far East. The traders were forced to look for the market for increase in the production due to the industrial revolution। जो टर्क्स थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था। रेनेसांस रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, आपका साइंस और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट शुरू हो गया था। अब जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो दूसरे देशों की तरफ भी
लोगों ने देखना शुरू किया, और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना मार्केट इंक्रीज़ करने के लिए भी दूर दूर जाना शुरू किया। वास्को दी गामा एंड बार्थोलोम्यू डाइस टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट टू फार ईस्ट। अब जो वास्को दी गामा थे और जो बार्थोलोम्यू थे, इनको काम मिला कि वो ईस्ट की तरफ का नया रास्ता ढूंढे। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका 1492 में उसका रूट ढूंढा। बार्थोलोम्यू डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487। अब गुड होप का रूट हमको मिला 1487 में। वास्को दी गामा रीच्ड कलिकट इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया इन 1498। और वास्को दी गामा कलिकट के थ्रू वेस्टर्न कोस्ट इंडिया में आए 1498 में। किंग जमोरीन वेलकम्ड हिम। और उस टाइम पे जो किंग जमोरीन थे उन्होंने इनका स्वागत किया। Portuguese in India. Vasco da Gama's arrival in 1498 in India opened the door for other European traders. अब वास्को दी गामा के आने से भारत में दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए भी रास्ता खुल गया। The emperors and the kings in India welcomed the European traders for various reasons. और भारत के जो राजा थे उन्होंने इन यूरोपियन ट्रेडर्स का कई सारे कारणों की वजह से स्वागत किया। पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। और व्यापार करने जो सबसे पहले आए वो थे पोर्चुगीज़। अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामास अराइवल इन इंडिया। अब एक नया दौर शुरू हो गया। वो दौर शुरू हुआ था व्यापार का दो अलग अलग देशों के बीच में। किसकी वजह से? वास्को दी गामा की वजह से। Pedro Alvarez Cabral with fleet of 13 ships reached India in 1500। अब जो अल्वरेज थे वो अपने 13 शिपों के साथ भारत में आए। कब? 1500 में, 1500 में। The Portuguese traders established trading center at Calicut, Goa, दमन, दीव एंड हुगली। और जो पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स थे इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ बनाए? कलिकट, गोवा, दमन, हुगली और दीव में। टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर दे फर्स्ट बिल्ट अ फोर्ट एट कोचीन इन 1503। और अब जब ये व्यापार करने आ गए तो अपने आप को सबसे बड़ा बताने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या करा? इन्होंने अपना किला बनाया कोचीन में 1503 में। Francisco da Almeida was appointed the first Portuguese viceroy by the Portugal in India in 1505। अब जो अल्मेडा थे उनको पहला पोर्चुगीज़ वाइसरॉय बनाया गया 1505 में। With the help of Portuguese forces he took Diu under his control। और अपनी सेना की मदद से उन्होंने दीव को अपने कंट्रोल में ले लिया। And the Portuguese viceroy Albuquerque snatched Goa from Yusuf Adil Shah, ruler of Bijapur in 1509। अब जब पोर्चुगीज़ ने अपना फोर्ट यहाँ पे बना लिया कोचीन में, तो जो पोर्चुगीज़ वाइसरॉय थे अल्बुकर्की, उन्होंने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। कब छीना? 1509 में। एंड डस पोर्चुगीज स्लोली ऑक्यूपाइड देयर होल्ड ऑन दमन, सल्सेट, बेसिन, मुंबई, हुगली एंड सेंट थॉमस। इन दिस वे पोर्चुगीज ट्रेडर्स बाय 1515 had not only the sole control over Indian trade but also started ruling over the coastal area after annexing it। और इस तरह से जो पोर्चुगीज़ थे वो 1515 तक उन्होंने इंडियन ट्रेड पे अपना रूल शुरू कर दिया था कोस्टल एरियाज़ पे, उसको छीनने के बाद में। अब है डच इन इंडिया। द डच वर रेसिडेंट्स ऑफ हॉलैंड। जो डच थे वो हॉलैंड के थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेड विद इंडिया। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में बनी। क्यों बनी? भारत के साथ में ट्रेड करने के लिए। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल
over trade in India, conflicts arose between the Dutch and the Portuguese, in which Portuguese were defeated. अब जब पोर्चुगीज़ अकेले ही थे जो राज कर रहे थे और यहाँ पे अपना ट्रेड कर रहे थे, तब डच और पोर्चुगीज़ के बीच में भी युद्ध होना शुरू हुए, जिसमें पोर्चुगीज़ हार गए. Soon after, Dutch established trading houses in the Coromandel coast, Gujarat, Bengal, Bihar and Orissa. The first factory came up at Machilipatnam. The Dutch traded chiefly in spices, indigo, raw silk, lead, rice and opium. अब जो पहली फैक्ट्री डचेस की थी वो थी मछलीपट्टनम में, और ये लोग, इनका जो मेन ट्रेड होता था वो मसालों में करते थे, मसाले, नील, सिल्क, राइस, ओपियम. द मेन डच फैक्ट्री was at Pulicat where they minted gold coins, pagoda. Dutch introduced gold coins as a currency in India known as pagoda. और यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने जो डच फैक्ट्री थी मेन इनकी पुलिकट में, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनाए, वो जो ये इंडिया के साथ में उसको एक करेंसी में यूज़ करते थे, उसे पगोदा बोलते थे. द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी अ फैटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया. द English and the Dutch fought a battle at Bedra in 1759, in which Dutch were defeated and lost their forces and their trade received a major setback. Slowly the influences of the Dutch East India come to an end. और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब वो डच के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी में जब युद्ध हुआ तो उसमें डचेस हार गए और अपना सारा इन्फ्लुएंस उनका ख़त्म हो गया, उनका जो व्यापार था उसको भी काफ़ी ख़त्म हुआ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई. द इंग्लिश इन इंडिया. लाइकवाइज अदर यूरोपियन नेशंस इंग्लिश वर ऑल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. अब जब इतने सारे देश भारत के साथ व्यापार कर रहे थे तो यूरोपियंस भी भारत के साथ व्यापार करने आ गए. द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600. अब जो ब्रिटेन के कुछ जाने माने पूंजीवादी लोग थे, उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 में. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड issued a charter providing 15 years monopoly in trading. और जब ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई तब वहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उन्होंने एक चार्टर उनको प्रोवाइड किया, उसमें उन्होंने उनको 15 साल तक ट्रेड करने की अनुमति दी. द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टन बाय हॉकिंस रीच्ड इंडिया इन 1608 ड्यूरिंग द मुगल एम्परर जहांगीर. और ब्रिटिश का फर्स्ट शिप इंडिया में कब आया? 1608 में. उसके जो कैप्टन थे हॉकिंस थे, और उस टाइम पे मुगल एम्परर जहांगीर थे. द फ्रेंच इन इंडिया. द एंग्लो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया. अब एंग्लो ओरिएंटल कंपनी बनी, कहाँ बनी? ये फ्रांस में बनी 1664 में, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए. अ फ्रांच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरियन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667. अब एक फ्रेंच डेलीगेशन फ्रांसिस के साथ में इंडिया के लिए आया 1667 में. दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन 1668. और इन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर सूरत में बनाया 1668 में. Thereafter the French set up trading center at मछलीपट्टनम. उसके बाद उन्होंने मछलीपट्टनम में बनाया 1669 में, एट पौंडीचेरी इन 1673 एंड एट चंद्रनगर इन बंगाल इन 1692. The French company built Fort Louis at पौंडीचेरी फॉर वॉर डिफेंस. और इन्होंने फोर्ट लुइस भी बनाया पौंडीचेरी में युद्ध की वजह से. दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया. और उनका जो एकमात्र उद्देश्य था वो था अपना लाभ कमाना. फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स टुक डिसेसिव स्टेप्स
Dupleix efforts to strengthen French hold in India started rivalry with British East India Company, and France had to suffer defeat in the war and ultimately they start packing up from India. अब जो फ्रांस गवर्नर थे उन्होंने अपनी सेना को भी यहाँ पे सशक्त करना शुरू किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में युद्ध होने लगे और जिसमें फ्रांस हारा तो उन्हें भी अपना सामान यहाँ से पैक करना शुरू करना पड़ा. Decline of Mughal Emperor and consolidation of British power in India. The Mughal Empire was established by Babur in 1526. जैसा कि हम जानते हैं मुग़ल एम्पायर को बाबर ने 1526 में एस्टेब्लिश किया था. It gained stability, earned fame and became powerful by the efforts of Akbar. और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हुआ मुग़ल? अकबर के दौरान, क्योंकि अकबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक किंग रहे हैं, एम्परर रहे हैं. बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगज़ेब. अकबर के टाइम पे मुग़ल एम्पायर जो था वो स्टेबल हुआ और ख़त्म होना कब से शुरू हुआ? औरंगज़ेब की डेथ के बाद से. द सक्सेसर्स वर एट वॉर टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. और जितने भी इनके वंशज रहे वो सारे राजा बनने और गद्दी पे बैठने की दौड़ में थे. दे claimants of throne took help from the chief artisans and empires of the empire. Consequently, Mughal emperors had to concede to the demand of the chief artisans and amirs. और अब ये जितने भी हक जताने वाले लोग थे जो कहते थे गद्दी पे हम बैठेंगे, अब वो किसकी हेल्प लेते थे? तो जितने भी उनके लोग थे, जितने भी क्लेम करते थे कि हम इस गद्दी पे बैठेंगे, वो अपने एम्पायर के ही जो अमीर लोग होते थे उन सब की हेल्प लेने लगे थे. द लेटर मुग़ल एम्परर्स वर सिंपली पपेट रूलर्स इन देयर हैंड. अब इसकी वजह से क्या हुआ? अब जब वो हेल्प लेते थे तो जो बाद के मुग़ल एम्परर्स रहे वो अपनी ही एम्पायर के जो अमीर लोग होते थे और उन सब के हाथ के पपेट बन के रह गए. They could not check the decline of the emperor. During the decline phase of the Mughal Empire, several states like Bengal, Hyderabad, Awadh, Punjab, Bharatpur, and regions from Pune to Gwalior, headed by Maratha, मैसूर एंड कर्नाटक बिकम फुली इंडिपेंडेंट. अब जब मुगल्स का डिसइंटीग्रेशन चल रहा था, उनका एम्पायर ख़त्म हो रहा था, तब जो अलग अलग एम्पायर्स थे जैसे कि हैदराबाद हुआ, अवध हुआ, पंजाब, भरतपुर, यहाँ पे अलग अलग राज्य शुरू हो गए. जैसे मराठास का हो गया, मैसूर में भी दूसरे राजा का राज शुरू हो गया. दीज स्टेट्स ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर. और ये सारे स्टेट्स ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया मुग़ल एम्पायर को ख़त्म होने में. अटैक्स फ्रॉम द रूलर्स लाइक नंदा शाह ऑफ ईरान एंड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली साउंडेड द डेथ नेल फॉर द मुग़ल एम्पायर. और साथ साथ में जो अटैक्स होते थे दूसरे रूलर्स के, उसने भी मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करने में पूरा काम किया. द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल चाउस एंड क्राइसिस. और अब जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया. ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड with the India and business rivalry. The East India Company was formed under 15-year charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 1600 for trade with India and Eastern countries. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में एस्टेब्लिश हुई थी और 15 साल का उनको चार्टर मिला था. 15 साल का उनको ट्रेड का मोनोपोली उनके लिए बन गया था ताकि वो 15 साल तक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. द चार्टर्ड ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वॉर, साइन पैक्ट, एनेक्ट लॉ एंड टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली. और ये जो एक्ट चार्टर उन्हें मिला था उसके साथ साथ में उनको ये भी मिला था कि अगर वो चाहे तो वो युद्ध भी कर सकते हैं, ट्रीटी साइन करा सकते हैं, कानून यहाँ पे लागू कर सकते हैं और उन लोगों को पनिश भी कर सकते हैं जो उनकी कंपनी की मोनोपोली के बीच में आएगी. द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय फ्यू ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर जॉइंट ट्रेड. और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ये कुछ लोगों ने मिलके बनाई थी. द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वॉज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. और इसका
मेन और एक ही एम था, वो था जितना हो सके उतना पैसा और उतना प्रॉफिट कमाना। द ब्रिटिश बिलीव दैट द अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रोक वॉज राइट, और उनके हिसाब से या तो सीधे या उल्टे पर पैसा कमाना है और प्रॉफिट करना है। इवन लूट एंड वॉर वर कंसिडर्ड राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द एंड्स ऑफ बिजनेस। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग अगर लूट भी करना पड़े तो भी करो, पर बिजनेस से फ़ायदा होना चाहिए। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट एंड ट्रेड फिल्ड देयर कॉफर्स बियॉन्ड कैपेसिटी, और उनके इन्हीं सारे हथकंडों की वजह से उनके जो खजाने थे वो भरते चले गए। The company also had political ambitions along with consolidating its hold over trade. The British had analyzed the political weakness of India. They thought that acquiring political power would be profitable to their trade, and soon they started to work to achieve this goal. अब ब्रिटिशर्स को जब समझ में आ गया कि भारत में क्या चल रहा है, यहाँ पे राजाओं के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, और उनके हिसाब से उन्होंने राजनीतिक पावर भी अपने हाथ में लेना शुरू किया, जो उनके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे उन्होंने अब इस पे काम करना शुरू कर दिया। अर्लियर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वर करप्ट एंड ग्रीडी, दे एक्सेप्ट ब्राइब, देयर इंटेंशन वॉज टू अर्न एज मच एज पॉसिबल। और जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो बहुत ही भ्रष्टाचारी और लालची थे, रिश्वत भी लेते थे। उनका एक ही काम था, वो था जितना हो सके उतना प्रॉफिट लेना। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया बट फेल्ड टू एस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर और कॉलोनी इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, पर अपना बिजनेस सेंटर को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर एट सूरत इन 1613, और जहांगीर ने उनको अपना बिजनेस सेंटर सूरत में स्टार्ट करने की परमिशन 1613 में दी। थॉमस रॉय वॉज सेंट एज अ एनबॉय ऑफ किंग जेम्स I टू इंडिया टू मीट मुगल एम्पर फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब जो थॉमस रॉय थे उनको किंग जेम्स ने भारत भेजा, क्यों? मुगल एम्पर से मिलने के लिए, ट्रेडिंग पर्पस से। सर थॉमस रॉय स्पेंट हिज टाइम इन मुगल कोर्ट बिटवीन 1615 टू 1619, और उन्होंने मुगल कोर्ट में 1615 से लेकर 1619 तक का समय स्पेंड किया। ही गॉट अप्रूवल फ्रॉम जहांगीर टू एस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर, और जब वो इतने टाइम तक रहे तब उन्हें जहांगीर से परमिशन मिली कि मुगल एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में वो अपना बिजनेस सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड सून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स बिजनेस सेंटर एट सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, और जल्दी ही उन्होंने अपना बिजनेस सेंटर सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में बनाया। व्हेन एम्परर चार्ल्स II of England was married to Princess Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai, Bombay and Dowry, और जब चार्ल्स II की शादी कैथरीन से हुई जो कि पोर्चुगल की थी 1668 में, तब ब्रिटिशर्स को जो मुंबई था वो दहेज में मिल गया। मुंबई का अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर जस्ट 10 पाउंड एनुअल रेंट, और सिर्फ 10 पाउंड के एनुअल रेंट पे उनको मिल गया। मुंबई वाज मेड हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर इन 1687 इन प्लेस ऑफ सूरत। अब जो मुंबई था वो इनका हेडक्वार्टर बन गया वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ के लिए, जो कि पहले सूरत बनने वाला था। ऑन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो द कंपनी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस सेंटर एट मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरिहापुर, बलसोर, हुगली, पटना एंड कासिम बाज़ार। इन सारी जगहों पे उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स बना लिए। The company made desired benefits in trading in the areas lying between eastern and western coastal areas. The company built forts in Mumbai and Calcutta and made adequate security managements there. अब यहाँ पे जब उन्होंने अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ पे अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, साथ साथ में उन्होंने किले भी बनाना शुरू किए मुंबई में, कलकत्ता में, और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम कर लिया। इन 1717 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम
मुग़ल एम्परर फ़ारूक सईद, और 1717 तक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलने लगी। जॉन सरमन एंड विलियम हैमिल्टन पेड अ कर्टसी विजिट टू द एम्परर, और जो जॉन सरमन थे और विलियम थे, इन्होंने एम्परर के पास में उनसे मिलने गए। द एम्परर वॉज सीरियसली इल। द एम्परर गॉट क्योर्ड आफ्टर फॉलोइंग टू द एडवाइस ऑफ विलियम हैमिल्टन। जो एम्परर थे उस टाइम पे वो काफ़ी बिजी थे और वो जल्दी ठीक हो गए। किसकी मदद से? विलियम हैमिल्टन की मदद से, उनकी सलाह से। एन इलेक्टेड एम्परर इशूड 3 डिक्रीज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ टू दी कंपनी, और इससे खुश होकर एम्परर ने उनको और सुविधाएं देना शुरू कर दिया। द कंपनी अर्नड द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेज ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000। अब क्या हुआ? अब कंपनी को ट्रेड करने का अधिकार भी मिल गया बंगाल में, जो उनको अब टैक्स भी पे नहीं करना है, और सिर्फ एनुअल पेमेंट करना है उस जगह का 3000 रुपये का। The company was permitted to hire areas near Calcutta. The company dues were waived off in हैदराबाद प्रोविंस, और कंपनी के जो बचे हुए पैसे थे वो हैदराबाद प्रोविंस के, वो भी इन लोगों ने छोड़ दिए। द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी इन मुंबई वर इन सर्कुलेशन ऑफ द एंटायर मुगल एम्पायर, और कंपनी के जो कॉइन बनते थे वो भी पूरे मुगल एम्पायर में चलने लगे। डज द कंपनी बिजनेस एंड सुप्रीमेसी इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन इंडिया, और इसी तरीके से जो कंपनी थी वो अपनी जड़ें यहाँ पे फैलाने लगी और सुप्रीमेसी पे आ गई। आगे का लेसन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार क्लियर कर लें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।